अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है वो आम सी लड़की। नावल की राइटर हैं जुनैन आरजू। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। बस स्टॉप से ज़रा फासले पर गंदेरियों के ठेले पर लोगों का हजूम था। जलती धूप की तमाज़त, नीला आकाश चमकता हुआ और इस पर पूरे थाल जैसा सूरज। वो चादर की बुक्कल में पसीने में शराबोर खड़ी थी। ये सड़क पे भागती दौड़ती एयर कंडीशन गाड़ियाँ, भला इनमें सवार लोगों को गर्मी की शिद्दत का क्या अंदाज़ा। और अभी अभी एक बस आकर रुकी थी। हजूम ज़रा कम हुआ। दफातन इसे लगा जैसे इसके बिल्कुल सामने स्याह रंग की सिविक आन रुकी थी। गहरे शीशे के पार वो कुछ देख न पाई। इस गर्म दोपहर में जाने कौन था जो इसके करीब आन रुका, जाने किस मकसद के तहत। थोड़ी देर पहले वाली बस काफ़ी हजूम समेट कर ले गई थी। इसने घबरा कर इधर उधर देखा। चंद लोग मौजूद थे, इससे ढारस हुई। वो गाड़ी वाला इन लोगों की मौजूदगी में कम से कम इससे किसी किस्म की बदतमीजी नहीं कर सकता और ना ही कुछ कह सकता था। हेलो नताशा। गहरा शीशा उतरते ही एक मानूस सी आवाज़ कानों तक आन पहुंची। इतनी बेतकल्लुफ़ी से भला इसे मुखातिब करने वाला कौन हो सकता है। आवाज़ जानी पहचानी थी मगर इसके जहन में ना आ सका इसने ये लहजा ये अंदाज़ कहाँ सुना है। अलबत्ता पलके उठाने पे वो साकित हो गई। दिलकश शख्सियत और सुर्ख सफ़ेद चेहरे वाला वो शख्स इसके लिए बिल्कुल अजनबी नहीं था। वो अच्छी तरह जान गई ये आंखें, ये चेहरा इसने कहाँ देखा है। वो जब डिपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़कर क्लास में जाती थी तो ये आंखें सबसे पिछली सीट पर इससे खुद पे जमी मिलती। शायद अपनी मुंतज़िर वो निगाहें इससे कभी कुछ नहीं कहती थीं, मगर इनका जमूद इसे सटपटा ज़रूर देता। और अब भी इन निगाहों के जमूद ने इसे सटपटा दिया। आप इसके लब ही हिल पाए। मुझे पहचाना नताशा? आप दानियाल? शुक्र है पहचान लिया, वरना मैं समझ रहा था आप लाताल्लुकी का इजहार करके मायूस कर देंगी। मैं ऑफिस से घर जा रहा था कि अचानक आप यहाँ नज़र आ गईं। शायद बस की मुंतज़िर हैं। आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। दानियाल ने मुस्कुराते हुए फ्रंट डोर खोला। आपको नाहक ज़हमत होगी, वो संजीदगी से बोली। ज़हमत कैसी? इतनी तपती दोपहर में आप कब तक बस के इंतज़ार में ख्वार होंगी? आइए प्लीज़। दूसरे लोग मुतवज्जा थे। नताशा को बैठना पड़ा। गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत ठंडा था। अंदर बैठते ही तमानियत की एक लहर नताशा के रगों पे में सरायत कर गई। चेहरे पर एयर कंडीशन की ठंडी हवा ने जैसे इसकी आंखें खोल दी। कहाँ से आ रही थी नताशा? मैं स्कूल में मुलाजमत करती हूँ, मुख्तसर सा जवाब दिया इसने। ओह, अब समझा। क्या आप रोज़ाना इस बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करती हैं? जी। कमाल है, अब से पहले आप मुझे दिखाई नहीं दी। हालांकि ये रास्ता मेरे ऑफिस और घर के दरमियान पड़ता है। और सुनाएं, कैसी हैं आप? कैसी गुजर रही है? आप हमेशा की तरह फ्रेश हैं नताशा, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था। इसकी बेतहाशा गहरी गहरी आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। आपको मेरा नाम याद रहा? वो थोड़ा हैरान भी थी। आपको भी तो मेरा नाम याद रहा? वो फिर मुस्कुराया। वो चुप रही। आपको घर पहुंचने की जल्दी तो नहीं? वो पूछने लगा। मतलब? मेरा मतलब है अगर आपके पास वक्त है तो कहीं बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वैसे भी इस गर्मी में यकीनन आपको प्यास लगी होगी और दूसरे थोड़ी देर और आपकी कंपनी मुयसर आ जाएगी। गहरी निगाहें मजीद गहरी हो गईं। नताशा ने पलकें झुका लीं। कनखियों से बिल्कुल साथ बैठे शख्स की जानिब देखा। स्टेयरिंग पर जमे मजबूत हाथ, खूबसूरत पेशानी पर बिखरे बाल, मूंछों तले दबे गुलाबी लब। इसके कपड़ों से कलोन की बड़ी दिलफरेब महक उठ रही थी, हवासों पे छा जाने वाली। जी नहीं, घर पर अम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। नताशा, मुझे आपसे एक बात की इजाज़त लेनी है। किस बात की इजाज़त? वो इसे हैरत से देखने लगी। यही कि मैं आपको तुम कहूँगा। भई हम अजनबी थोड़ी ही हैं। 2 साल तक साथ पढ़े हैं। ये और बात है कि हम में कोई ख़ास दोस्ती नहीं थी, ना ही बेतकल्लुफ़ी, मगर अब इस तरह अपनी किसी पुरानी साथी को सामने पाकर तकल्लुफ़ बरतना मुझे मुनासिब नहीं मालूम हो रहा। कहो, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वो टटोलने वाली नज़रों से देख रहा था। नताशा गड़बड़ा गई। वेरी गुड, अब ज़रा ज़ाती सा सवाल। हालांकि किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जांचना सरासर ज़्यादती है, फिर भी दिल चाह रहा है पूछूं, तुमने घर बसा लिया या अभी तक अकेली हो? आपको कैसा लगता है? वो मुस्कुरा दी। दिल कहता है तुम अकेली हो। आपका दिल बहुत सही अंदाजे लगाता है, मगर इस कदर पूछ गछ की क्या ज़रूरत है? वो हैरान थी। बाद में बताऊंगा। वो खामोश हो गई। हम कितने अरसे बाद दोबारा मिले हैं नताशा, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? हाँ, 3 साल बाद। और तुम इन बरसों में बिल्कुल नहीं बदली, हमेशा की तरह क्यूट और संजीदा हो। दानियाल ने बराह रास्त इसकी आंखों में देखा तो वो सटपटा गई। वैसे तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर मेरा तुम्हारा यूं बिल्कुल अचानक सामना होगा? नहीं, नताशा ने साफ गोई से एतराफ़ किया। तो फिर इस तरह अचानक सामना होने पर तुम कैसा महसूस कर रही हो? सच सच बता दूं? वो पूछने लगी। हाँ बिल्कुल सच।
आपके इस तरह मिलने पर हैरत व मुसर्रत के जज्बात हैं। दरअसल दानियाल साहब, जब ज़िंदगी लगी बंधी रूटीन पर चलने लगे तो अचानक तब्दीली बहुत अच्छी लगती है। कोई पुराना साथी नज़र आ जाए तो, क्या वाकई में तुम्हारा साथी हूँ नताशा? दानियाल ने इसका जुमला पकड़ लिया और तब इसे एहसास हुआ वो कितना गलत बोल गई। तभी रेस्ट वॉश पर नज़र डालते ही वो परेशान हो उठी। मुझे देर हो रही है दानियाल, अगर तुम मुझे दानी कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। दानियाल खिलखिलाकर हंस दिया। दानियाल से मुलाकात के बाद वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। इस पूरी रात इसने बार बार अपने अंदर झांका, अपने दिल को टटोला। दानियाल से मिलकर ये खुशगवार एहसास क्यों? हालांकि इससे पहले जब वो दोनों यूनिवर्सिटी में साथ साथ थे, तब किसी ऐसे एहसास ने इसके दिलो दिमाग का अहाता नहीं किया। कभी इसके दिल को इस अंदाज में नहीं धड़काया, कभी इसकी आंखों से नींदें नहीं छीनी। दानियाल की भीनी भीनी खुशबू अभी तक इसकी सांसों में रची बसी थी। इसे लगा जैसे इसके ख्वाब खुशबू बनकर इसके चारों तरफ महक रहे हैं और इसके दिल का सारा सुकून दानियाल के पास है। इस सारी रात वो खुद को सरजंश करती रही। पता नहीं वो शख्स इसके लिए क्या जज्बात रखता है और वो एक अचानक मुलाकात पर इतनी बेसुकून हो रही है। पता नहीं क्यों इसे एतबार सा था जैसे दानियाल इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। इसकी निगाहों की वारिफ्तगी और गर्मी बेसबब तो नहीं थी। इन बेपनाह खूबसूरत आंखों में शायद कोई गुलाब पैयाम था। और वो सुबह उठी तो खासी मुज़हमिल थी। रात भर जागने से आंखें लाल हो रही थीं, सूजी सूजी आंखें। वो कितनी देर कसलमंदी से बिस्तर पर पड़ी रही। अम्मा कब की उठ चुकी थी। फजर की नमाज के बाद वो दोबारा सोती नहीं थी। घर के छोटे मोटे काम निपटा देती। सुबह का नाश्ता भी वही बनाती थी। नताशा को स्कूल जाना होता था, वो रात का खाना तैयार करती थी। दोपहर का खाना फरखंदा पकाती थी। घर की सफाई सुथराई भी उसी के ज़िम्मे थी। नताशा छुट्टी वाले दिन सारा काम खुद संभाल लेती थी। स्कूल नहीं जाना क्या? फरखंदा इसे तीसरी मर्तबा उठाने आई। वो सुस्ती से पड़ी रही। तुझे देर हो जाएगी नताशा, और फिर बस कौन सा वक्त पर मिलती है? हमेशा ही 15 मिनट पहले बस पर चली जाती हो। मगर आज क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना बेटी? अम्मा सर पर आ गईं। ठीक हूँ अम्मी। इसे उठना पड़ा। हालांकि दिल चाह रहा था वो यूं ही सर मुंह लपेटे दानियाल के बारे में सोचती रहे और कोई इसे डिस्टर्ब करने वाला ना हो। इसने अम्मा के सामने पलकें भी नहीं उठाईं। अगर इन्होंने इसकी आंखों में इसके अंदर का चोर पकड़ लिया तो? चल शाबाश, उठ जा बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वो मंदी मंदी आंखों से बिस्तर से बाहर निकल आई। मैंने तुम्हारा सूट इस्त्री कर दिया है, आलिया बोली। घर में सभी इसके नाज उठाते थे, इसे हर चीज़ तैयार मिलती। अब्बा के गुजरने के बाद अम्मा ने मोहल्ले वालों के कपड़े सीकर गुजारा किया, इन्हें पढ़ाया लिखाया। वो तालीम से फ़ारिग होने के बाद स्कूल में लग गई। फ़ारिग बैठकर अम्मा पे बोझ बनने के बजाय वो इनका बोझ बांटना चाहती थी। जब से अम्मा की नज़र ने जवाब दिया था, नताशा ने इन्हें कपड़े सीने से मना कर दिया था। मैं आपका बेटा हूँ अम्मा, आपको फ़िक्र की क्या ज़रूरत? तीनों बेटियों की शादी मेरी ज़िम्मेदारी। वो इन्हें अक्सर ढारस देती। और तेरी शादी? अम्मा फ़िल वक्त मेरी शादी का क्या सवाल, और जब किस्मत में होगा शादी हो जाएगी। नहीं बेटा, तू इस घर की बड़ी बेटी है। बाकी बच्चियों की खातिर मैं तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ, तेरी उम्र गुजार दूँ, हरगिज़ नहीं। माँ के लिए सारी औलाद बराबर होती है। अगर तेरे लिए कोई अच्छा रिश्ता आया तो मैं इनकार नहीं करूँगी। दूसरी बच्चियों का अल्लाह मालिक है। थोड़ा बहुत बचाकर मैंने फरखंदा के लिए जहेज़ तैयार कर लिया है। बाकी दो लड़कियों के लिए भी कोई न कोई सबील निकल आएगी। बस मुझे तेरी फ़िक्र है। तू अपने घर बार की हो जाए तो मुझे चैन नसीब हो। अम्मा की बातें वो चुप हो जाती। फरखंदा की तरह आलिया और शम्सा के जहेज़ के लिए भी कुछ पसे अंदाज हो जाए तो तब वो अपना घर बसाने के बारे में सोचेगी। एक खूबसूरत घर का सपना इसकी आंखों में भी बसता था। और अब दानियाल से कल की मुलाकात के बाद इस घर को पा लेने की तमन्ना ने शिद्दत से सर उभारा था। वो बेहद डैशिंग बंदा, इसका साथ जीवन भर को मिल जाए तो शायद वो ज़िंदगी भर कुछ और पाने की तमन्ना न करे। इन मजबूत बाहों के सहारे वो तमाम चीज़ आंखें बंद करके गुजार देगी। स्कूल में भी वो खोई खोई से रही। बहुत संजीदा बच्चियों की कॉपियाँ चेक करते बार बार दानियाल की सूरत आंखों के सामने उभर आती। वो ऐसी बेचैन तो कभी नहीं थी। इस शख्स ने इसे पल में बदल दिया, इसे क्या से क्या बना दिया। तबीयत ठीक है तुम्हारी? गाजिया ने बहुत गौर से इसकी आंखें पढ़ीं। तुम्हें क्या लग रहा है? बहुत गुमसुम गायब दमाग सी। घर में खैरियत है ना? इसने बेचैनी से पहलू बदला। फिर यूं खोई खोई क्यों हो? कुछ नहीं हुआ यार, ऐसे ही सर भारी हो रहा है। इसने गाजिया को टाल दिया। हालांकि वो गाजिया से कभी कोई बात नहीं छुपाती थी, इसे सब बता देती थी। मेरे ख्याल में कुछ छुपा रही हो। और तब वो गाजिया के सामने हार गई। मेरा क्लास फेलो है, अरसे बाद दिखाई दिया। यकीन मानो मेरा इससे कभी कोई दिली ताल्लुक नहीं रहा, मगर कल इससे मिलने के बाद मैं खुद को बहुत बदला हुआ महसूस कर रही हूँ। वो मेरे अंदर आन बैठा है गाजिया। वो दरअसल नताशा, मोहब्बत अचानक नहीं होती, इसका अमल बहुत अरसे से आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर जारी होता है।
वो मोहब्बत जो पहली नज़र में हो जाए इसका अलग फ़लसफ़ा है, मगर बाज़ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो बहुत अरसा एक दूसरे के साथ रहने पे भी अया नहीं होती, और जब बहुत अचानक आगही का लम्हा ज़िंदगी में दाखिल होता है तो एहसास होता है ज़िस्त इस शख्स के बगैर अधूरी, बिल्कुल बेकार है। जो एक अरसा हमारे आसपास रहा, तुम्हारे साथ भी यही हुआ है नताशा। वो बहुत पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद था, मगर आगही का वो लम्हा कल तुम्हारी ज़िंदगी में आया। मेरी जान, इसमें घबराने की क्या बात है? जहाँ सवेरा हो जाए वहीं बसेरा होता है। ग़ाज़िया की बातें इसे मज़ीद नाआसूदा कर गईं। ग़ाज़िया, मैं इसे अपने एहसासात के बारे में कभी बता नहीं पाऊँगी। वो बेचैनी से उँगलियाँ मरोड़ते बोली। पगली, वो खुद समझ जाएगा। जज़्बे खुद मुंतकिल हो जाते हैं। इसके लिए किसी मनसूबाबंदी की ज़रूरत नहीं होती। इतने अरसे बाद वो तुम्हें सरेराह पहचान कर तुम तक आ गया, तो क्या ऐसे ही तुम भी इसकी यादों में महफूज रहती हो? जब भी वो तुमसे अपनायत से पेश आया, वापसी पर बस स्टॉप पर वो बहुत उलझी-उलझी थी, निगाह हर भागती-दौड़ती गाड़ी पे लगी थी। हर स्याह गाड़ी पर लगता दानियाल की गाड़ी हो। दिल को इसका इतना इंतज़ार, वो खुद अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। इतने लोगों के हजूम में इसे खाली-खाली लग रहा था, सूनापन महसूस हो रहा था। गाड़ी इसके करीब आन रुकी तो वो ख़्यालों से चौंकी। हेलो नताशा, वही मुस्कुराता चेहरा, मुस्कुराती आँखें। कल इन आँखों में डूबकर उभरने की तमन्ना इसके अंदर मदूम हो गई थी। मेरा इंतज़ार कर रही थी, नहीं बस का इंतज़ार। वो इकरार करना चाहती थी मगर कर न सकी। हालांकि इसकी मतलूबा बस अभी-अभी गुज़री थी। आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। नहीं दानियाल, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं रोज़-रोज़ इस तरह आपकी गाड़ी में नहीं बैठ सकती। मेरी माँ इस उम्र में बदनामियों का बोझ सहार नहीं पाएगी। नताशा, तुम्हारी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। मैं आइंदा इस तरह तुम्हारी राह में नहीं आऊँगा। लेकिन आज एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। नताशा के गालों पर इसके अंदर का सारा लहू ठहर गया। आसमानी रंग के आंचल के हाले में वो गुलाबी-गुलाबी लड़की इसकी रेशमी पलकें दिल में अर्ताश पैदा कर गईं। खलबली सी मच गई। ये सादा रूप, ये दिलनवाज़ हुस्न दानियाल के अंदर एक शोर बपा कर गया। मैं कल सारी रात नहीं सो सका नताशा। वो गाड़ी में बैठी तो वो हौले से बोला। क्यों? इसकी पलकें कांपी। सच कहूँ नताशा, कल तुमसे मिलने के बाद मेरा दिल मेरा नहीं रहा, तुम्हारा हो गया। मुझे हैरत है, एक अरसे बाद तुम्हें देखते ही ये तुम्हारा तलबगार बन बैठा। ऐसा क्यों है नताशा? और नताशा कुछ कह ना सकी। क्या सोच रही हो नताशा? जी कुछ नहीं, वो चौंकी। नताशा, मेरे जज्बात व एहसासात तुम्हारे हवाले से हैं। जाने क्यों दिल को यकीन सा है तुम मेरे जज्बों की पजीराई करोगी, मुझे मायूस नहीं लौटाओगी। दिल चाहता है इन घनेरी पलकों की छाँव में ज़ीस्त की सारी थकन उतार दूँ, उम्र भर के लिए यहीं सस्ता लूँ। जवाब दो नताशा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? इसकी गोद में धरे हाथों पर दानियाल ने अपना हाथ रख दिया। इसने यूं हाथ खींचा जैसे किसी करंट ने छुआ हो। इसके सारे वजूद में जैसे सनसनी सी फैली थी। रोम रोम कांप रहा था। इस खामोशी को इकरार समझूं नताशा? मुझे क्या पता। वो हैरत ज़दा थी। दानियाल इसे कितनी आसानी से सर से पांव तक समझ चुका था, इसे अंदर तक पढ़ चुका था, इसे खोज लेने में कामयाब हो गया था। हम मोहब्बत की अलग दुनिया बसाएंगे नताशा, जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं, और हमारी मोहब्बत। जज्बों की शिद्दत से गंदे एहसास ज़िंदगी हसीन बना देते हैं नताशा। ये मेरा तुमसे वादा है। मैं तुम्हें दुनिया की तमाम आसाइशें दूंगा, ज़माने भर की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। मगर प्लीज़ नताशा, तुम वादा करो, तुम हमेशा मेरी बनकर रहोगी। मुझे ज़िंदगी के किसी मोड़ पर तन्हा छोड़कर नहीं जाओगी। पता नहीं क्यों मुझे लगता है जिस दिन तुमने मुंह मोड़ा ये दिल बंद हो जाएगा। खुदा न करे। नताशा ने लाशऊरी तौर पर अपना हाथ इसके लबों पर रख दिया। वो मुस्कुरा दिया। इतना चाहती हो? चाहत का कोई पैमाना नहीं होता दानियाल। ओ नताशा, तुम नहीं जानती तुमने मुझे ज़िंदगी की कितनी बड़ी खुशी दी है। वो बहुत खुश था। और नताशा के चेहरे पर धनक के सारे रंग बिखर चुके थे। नताशा, वो एकदम संजीदा हो गया। एक बात का जवाब दो। जी। वो सवालिया निगाहों से इसके संजीदा चेहरे को देखने लगी। अगर ज़िंदगी में कभी मुझे किसी इम्तिहान या किसी दुख ने आन घेरा तो क्या तुम लाताल्लुकी और अजनबियत का इजहार करके मुझसे अलग तो ना हो जाओगी? मेरे दुख शेयर नहीं करोगी? मुझे अकेला भटकने के लिए छोड़ दोगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे भी अपना साथ दे लेने दो। मैं अपनी निगाहों में सुरखरू ठहरना चाहता हूँ। जिससे मोहब्बत की जाए, जिससे चाहा जाए, इसकी ज़ात से मंसूब हर दुख हर सुख बहुत अजीज़ और प्यारा होता है। वो कायल करना जानता था। नताशा चुप हो गई। कहीं बैठकर कुछ खा ना लिया जाए? वो गाड़ी मोड़ते हुए बोला। नहीं दानियाल, बहुत देर हो गई, अम्मा बहुत परेशान होंगी। भला कौन छुपेगा? वो हंसी। नताशा ने आज तक किसी से राह रस्म नहीं बढ़ाई थी, ना ही किसी की तरफ आंख उठाकर देखा था। दानियाल चूंकि इसका क्लास फेलो था, 2 साल का साथ था, वो इसे अच्छी तरह जानती थी, इसलिए इसका दिल मुतमईन था। आज बहुत देर कर दी। घर में कदम रखते ही अम्मा का पहला सवाल था।
जी अम्मा, वो स्कूल में मीना बाजार के लिए बच्चियों को ड्रामे की रिहर्सल कराना होती है, इसलिए आजकल देर हो जाया करेगी। वो शर्मिंदा हो गई। झूठ बोलना आसान नहीं होता। इसने सोच लिया था कि अब वो कभी ऐसी नौबत नहीं आने देगी कि झूठ बोलना पड़े। तुम मुँह हाथ धो ले, मैं खाना गर्म करती हूँ। हाँ अम्मा, बड़े ज़ोर की भूख लगी है। वो मुस्कुरा दी। अम्मा ने देखा नहीं, इसकी आंखों की रोशनियां बढ़ गई थीं। इसके गालों पर गुलाब खिल रहे थे और लबों पर ठहरा ठहरा मधम मधम तबस्सुम था। चाहत इंसान को कितना हसीन बना देती है। इंसान चाहता है फुर्सत के रात दिन हो और वो तस्वुर जाना में गुम रहे, मस्त मगन, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, ना दखल अंदाजी करने वाला। वो खाना खाने के बाद चारपाई पर आन लेटी। पंखा मध्यम रफ्तार में चल रहा था। इतनी गर्मी में पंखे की हवा भी नहीं लग रही थी। इससे दानियाल की गाड़ी की ठंडी पुरसुकून फिजा याद आ गई। वो मुस्कुरा दी। ये अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है। फरखंदा करीब आन बैठी। स्कूल में बच्चियों की हरकतें याद आ रही हैं। ड्रामे के लिए रिहर्सल करते हुए बच्चे अजीब ऊट-पटांग हरकतें करते हैं। वो फिर मुस्कुराई। फरखंदा देखती रह गई। नताशा कितनी हसीन हो रही थी। इसकी आंखों में कितनी चमक थी और चेहरे पर कितनी तरोताज़गी। हालांकि वो गर्मी में झुलसती स्कूल से लौटती थी, बच्चों में दिमाग खपाती थी। यूं क्या देख रही हो? कितना अच्छा हो नताशा, तुम्हारी शादी हो जाए। ये क्यों कहा तुमने? नताशा चौंकी। इतनी हसीन हो रही हो तुम, तुम्हें जो देखेगा फ़ौरन पसंद कर लेगा। अम्मा को तुम्हारे लिए कहीं बात चलानी चाहिए। बेवकूफ़, वो झीम कर हंस दी। फिलहाल तो अम्मा तुम्हारी शादी का बंदोबस्त कर रही हैं। लड़का मुझे भी पसंद है। हो सकता है बहुत जल्द तुम्हें रुखसत कर दिया जाए, क्योंकि लड़का कराची में रहता है, वहीं मुलाजमत करता है। इसके वालिदैन जल्द शादी के लिए ज़ोर लगा रहे हैं। आज वो लोग फिर आएंगे। तुम्हें नापसंद करने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो तुम्हें पहले ही मोहल्ले में मिलाद में पसंद कर चुके हैं। इतनी राजदारी। फरखंदा शर्म से लाल हो गई। बस अब तुम पिया को प्यारी होने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। नताशा की बात दुरुस्त थी। वाकई शाम में वो लोग आए और शगुन के तौर पर फरखंदा की हथेली पर रुपए रख गए। इसी महीने के आखिर में लड़की हमारी हो जाएगी, आसिफ की वालदा ने कहा। इतने कम अरसे में भला हम कैसे तैयारी कर पाएंगे? अम्मा भौंकलाईं। हमें जहेज़ की ज़रूरत नहीं। आप 2 कपड़ों में लड़की को रुखसत कर दें। ऐसे अच्छे लोग भला कहाँ मिलते हैं? मगर अम्मा लड़की को खाली हाथ तो रुखसत नहीं कर सकती थीं। तैयारी तो करनी थी, इसलिए वो जुट गईं। बाज़ारों के चक्कर लगते, कभी फरखंदा के साथ, कभी शम्सा और आलिया के साथ। नताशा भी कभी कभार साथ चली जाती थी। वो स्कूल से आने के बाद फरखंदा के दुपट्टों पर गोटा लगाने बैठ जाती। फरखंदा के कई जोड़े अनसिले पड़े थे। वो सिलाई भी बहुत अच्छी करती थी। दुपट्टों से फारिग होकर वो सूट सी देगी। अम्मा की नज़र काम नहीं करती थी, वरना वो भी हाथ बटा देती। जब से इसने दानियाल को मना किया था, वो स्टॉप पर नहीं आया था। नताशा के दिल में इस बात से इसकी कदर और बढ़ गई थी। इसे नताशा की इज्जत का ख्याल था। ये बहुत बड़ी बात थी। इस दिन वो इससे मिलने स्कूल आ गया तो इसने कहा, आप तो आएंगे फरखंदा की शादी पर। ज़रूर, इस बहाने में तुम्हारी अम्मा से भी मिल लूँगा। खिलाफ तवक्का वो बहुत संजीदा था। इसकी बेतहाशा खूबसूरत आंखों में उलझन के साए थे और पेशानी पर तरद्दुद की लकीरें। खैरियत है? दानियाल नताशा की बात पर वो चौंका। हाँ, सब खैरियत है। वो खोया खोया सा था। मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नताशा। बहुत देर बाद वो बोला, अगर मैं कहूँ मैंने तुमसे अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा राज छुपाया है तो? वो अपनी बात का रद्द-ए-अमल देखने को इसकी आंखों में झांकने लगा। राज? कैसा राज? इसकी स्याह आंखें हैरत से फैल गईं। चेहरे पर साया सा लहरा गया। पहले वादा करो नताशा, तुम मेरे मुतालिक कोई गलत राय कायम नहीं करोगी। मुझे अपनी नज़रों में नहीं गिराओगी। हर हाल में मेरा साथ दोगी। हर मोड़ पर मेरा हाथ थामे रहोगी। नताशा, मुझे कदम कदम पर तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। तुम्हारी ज़रूरत है। जवाब दो नताशा, तुम सिर्फ मेरी हो ना? आखिर इतनी बेयकीनी किस लिए? इसे दानियाल के अंदाज से डर लग रहा था। जवाब दो नताशा, तुम मेरी हो ना? वही सवाल फिर हुआ। दानियाल की पहली हथेली पर नताशा ने अपना लारस्ता कांपता हाथ रख दिया। शुक्रिया नताशा, तुमने मेरी रूह का बोझ हल्का कर दिया। अब वो बात बताइए। वो खुद को मजबूत जाहिर करते हुए पूछने लगी। नताशा, मैं ये बात तुम्हें पहली मुलाकात में ही बता देता, मगर मैं डरता था कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मोहब्बत इंसान को बहुत बुज़दिल बना देती है नताशा। तुम नहीं जानती मैं किस अज़ाब से गुज़र रहा हूँ, किस जहन्नुम में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी अलीना से कभी नहीं बनी। वो कभी मेरी पसंद नहीं रही। इससे शादी मेरे वालिदैन की पसंद का नतीजा है और मेरी मजबूरी भी। बचपन में ही ये रिश्ता तय था। मेरी शादी हो गई, मगर यकीन मानो नताशा, हम दोनों में कतई कोई ज़हनी मुताबिकत नहीं। हम दोनों की सोचों और मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम रेल की इन पटरियों की मानद हैं जो साथ साथ दौड़ती हैं, मगर कभी एक नहीं हो पाती। इन 3 सालों में अलीना ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया है। मुझे अजियत में मुब्तला कर रखा है।
वो जाहिलों की तरह मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मेरे हर कदम को शक की निगाह से देखती है। मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी औरत से बात कर लूं, वो चीखने चिल्लाने लगती है। हत्ता कि मेरे ऑफिस की सेक्रेटरी पर भी वो शक करती है। मैंने हमेशा इसके जज्बात का एहतराम किया, मैं हमेशा इससे मुखलिस रहा, मगर इसने इस सोच को खुद ही मेरे अंदर जन्म दिया है। और वाकई नताशा, मैं क्यों सुलगती भट्टी में जलूं, मैं किस लिए सज़ा भुगतूं। इसने मुझे ज़िंदगी की कोई खुशी, कोई राहत कभी नहीं दी। 3 सालों में अगर इसकी गोद सूनी रही तो क्या इसमें भी मेरा कसूर है? वो एक जनूनी औरत है नताशा, इसने मुझे तमाशा बना दिया है। मुझे दिन रात की ज़हनी कोफ्त में मुब्तला कर रखा है। आखिर कब तक बर्दाश्त करता मैं? इस दिन अचानक तुम्हें सामने देखकर मेरे अंदर जैसे किसी तमानियत ने पर फैला दिए। मुझे लगा जैसे तुम ही वो हस्ती हो जिसकी जुल्फ़ों की छाँव में मैं तपती तमाज़ा से महफूज रह सकता हूँ। इन पलकों का साया मुझे ज़िंदगी भर का सुकून दे सकता है। इसलिए नताशा, मैंने तुम्हें अलीना के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हें पाकर खोना नहीं चाहता था। यूनिवर्सिटी के दिनों में भी तुम मेरे अंदर मौजूद रहीं, मगर मैं तब भी तुम्हारे सामने इकरार न कर पाया। और इकरार करता भी कैसे? मेरे कदम बचपन के रिश्ते ने जकड़ रखे थे। मैं चाहते हुए भी कभी तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ सका। मगर नताशा, अब मज़ीद ये सज़ा नहीं भुगती जाती। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए नताशा, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी चाहत चाहिए। वो कहता रहा, मुसलसल बोलता रहा। और नताशा पत्थर की तरह साकित बैठी रही, यूं जैसे बुत हो। वो शादीशुदा है। दानियाल ने इसे पहले क्यों नहीं बताया, और बताया भी कब, जब वो इसकी चाहतों में बहुत आगे तक निकल आई, जब इसके पास वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची, जब वो इसके ख्वाबों से अपनी सूनी रातों को आबाद कर चुकी, इसके मोहने जज्बों को अपनी धड़कनों में बसा चुकी। दानियाल ने इसे इतने दिनों अंधेरे में रखकर अच्छा नहीं किया। वो अगर इसे पहले बता देता तो वो कभी इतना आगे ना बढ़ती। क्या सोच रही हो नताशा? मैं जानता हूँ इस बात ने तुम्हें शॉक पहुंचाया है। इतने दिनों भी मैं इसलिए चुप रहा कि तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था, मगर नताशा, इस बात का तुम पर ज़ाहिर होना भी बहुत ज़रूरी था। तभी तो हमारी ज़िंदगी का इतना अहम फैसला हो पाता। दानियाल, मैं अब घर चलूंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं। इसका लहजा बेहद बोझल हो रहा था। इसने वो आंसू अपनी आंचल में जज्ब कर लिए जो कितनी देर से इसकी नोकीली पलकों की नोक पर झिलमिला रहे थे। नहीं नताशा, मैं तुम्हें यूं दिल गिरफ्ता और उदास घर नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारा दिल अपनी तरफ से बिल्कुल साफ देखना चाहता हूँ। तुम्हारी आंखों में अपने लिए पहली सी वारफिदगी देखना चाहता हूँ। वो कह न सकी। वो इतने दिनों में इसके खरे जज्बात वसूल करता रहा, महज इसे धोखे में रख कर। दानियाल, क्या आप मुझे समझते हैं? इस तल्ख हकीकत के बाद भी हमारे ताल्लुकात पहले जैसे रह सकेंगे? इसका लहजा ठंडा था। क्या मतलब? वो जैसे तड़प उठा। मैं घर चलूंगी, वो बज़िद थी। नताशा, ये तुम्हारा मुझसे वादा है, तुम मुझे यूं कभी तन्हा नहीं छोड़ोगी। आप तन्हा कहाँ हैं? आपकी बीवी आपके साथ है। तन्हा तो मैं रह गई, हमेशा की तरह बिल्कुल अकेली। इसका लहजा भरा रहा था। प्लीज़ नताशा, मुझे गलत मत समझो। अभी तो दुरुस्त समझा है और सही तौर पर पहचाना है, खरे खोटे की तमीज़ की है। अगर आप मुझे घर छोड़ने पर तैयार नहीं तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। नताशा एकदम ही उठ खड़ी हुई। दानियाल ने देखा इसके मासूम चेहरे पे साया फगन पलकों की चिलमनों में बेशुमार शबनमी कतरे अटके थे, लब लरस रहे थे। कोई चीज़ अंदर ही अंदर छन से गिरी और रेजा रेजा होकर पूरे वजूद में फैल गई। अगर ये लड़की इसका साथ छोड़ गई तो? नताशा, मैं तुम्हें यहाँ से दूर, बहुत दूर ले जाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखो। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और नताशा के जर्द जर्द उदास चेहरे पर अनगिनत हसरतें फूट रही थीं। इसकी स्याह आंखों में इज़्मेहलाल भरा धुआं भरा था। बाज़ आरज़ुएं हमेशा नातमाम रहती हैं दानियाल। इसके लबों से सिसकी सी निकली। सुनो नताशा, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता, अलीना भी नहीं, और ना ही ये कोई और। ज़िंदगी में तुम्हारी सूरत में जो राहत मुझे नसीब हुई है, मैं इस राहत को पाने के लिए सारी दुनिया से टकरा जाऊंगा। ज़िंदगी महज जज्बाती बातों के सहारे नहीं गुजर सकती दानियाल साहब। इसका लहजा अजनबी था। कितनी देर तकलीफ दे खामोशी छाई रही। वो बहुत गुमसुम थी, बहुत चुपचाप, गोद में रखे हाथों को घूरती रही। जब आंखों में बसने वाले ख्वाब रेजा रेजा हो जाएं तो आंखें लहू हो जाती हैं। मोहब्बत की बुनियाद एतमाद और खलूस पर होती है। जब एतमाद धजी धजी हो जाए तो कुछ बाकी नहीं बचता। काश दानियाल इसे पहले ही सब बता देता, वो इन राहों पर इतनी दूर तक न चली आती। नताशा, तुम इस सिलसिले में ठंडे दिल से सोचना, कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैं तुम्हें सोचने समझने का पूरा वक्त दूंगा, मगर इतना याद रखना नताशा, किसी ने तुम्हें अपने जज्बों की तमाम तर शिद्दतों और सच्चाइयों से चाहा है। पुरखुलूस जज्बे हर किसी का मुकद्दर नहीं बनते। वो लोग बड़े बदकिस्मत होते हैं जो इन जज्बों की कदर नहीं करते, इन्हें खो देते हैं। वो घर लौटी तो बहुत मुज़म्मिल और बहुत दुखी थी। वो कितनी बार अश्कों के चिराग भी रोशन कर चुकी थी। कैसी हरमन नसीबी है, मोहब्बत का प्याला अभी लबों से लगाया भी नहीं कि जुदा कर दिया जाता है। वो सारी रात इसने आंखों में काट दी।
दानियाल मिला तो इसे लगा था जैसे इसकी भटकती जीस्त को मंजिल मिल गई, जैसे इसकी बेचैन रूह करार पा गई। मगर दानियाल ने तो इसकी बेचैनियों में मज़ीद इजाफा कर दिया, इसे नाआसूदगियों से हमकिनार कर दिया। वो एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, खुश व खुर्रम, इसकी बीवी है, इसका घर है, एक स्टेटस है और माशरे में बाइज़्ज़त मकाम। फिर इसकी ज़िंदगी में इसके लिए कहाँ जगह है, कहाँ गुंजाइश है? इसे सब मुयस्सर था, फिर वो उसकी जानिब क्यों बढ़ा, क्यों इसे दुख दिए? और गाज़िया ने इसकी लाल सुर्ख आंखें देखी तो पूछ बैठी, रात भर सोई नहीं क्या? गाज़िया, इसकी आवाज़ यकदम ही भरा गई। गाज़िया, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे इतने दिनों फ़रेब में रखा। अगर वो मुझे पहले बता देता तो मैं इसे पहले कदम पर खुदा हाफ़िज़ कह देती, इसकी तरफ कभी अंधाधुंध ना बढ़ती। मगर इसने मुझे एतमाद में लेकर लूटा है गाज़िया। इसकी बीवी है, इसका घर है, फिर इसने मेरी ज़िंदगी को क्यों नाआसूदा बना दिया, क्यों मुझे अज़ियत दी? आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर दाएं-बाएं लुढ़कते रहे। गाज़िया को भी बहुत रंज हुआ, बहुत दुःख। अब तुम्हारा क्या फ़ैसला है नताशा? मैंने अभी कुछ नहीं सोचा। एक बात कहूँ नताशा, 2 कश्तियों का सवार कभी कामयाब नहीं हो पाता। वो अपनी बीवी के साथ रह रहा है, वो तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। क्या वो तुम दोनों के साथ इंसाफ़ कर पाएगा? और क्या तुम ये बर्दाश्त कर लोगी कि तुम्हारा शौहर किसी और औरत का भी शरीक सफ़र हो? मेरे ख़्याल में दुनिया की कोई औरत भी ये दुःख बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना तुम बर्दाश्त करोगी और ना दानियाल की बीवी। फिर मैं क्या करूँ गाज़िया? वो बिखर गई। दानियाल से किनारा कशी इख्तियार कर लो। क्या ये इतना ही आसान है? मैंने इसकी ज़ात के हवाले से बेशुमार सपने बुने हैं गाज़िया। वो मेरे रोम-रोम में आबाद है, मेरे अंदर धड़कन बनकर रहता है। वो मेरी ज़ीस्त की वाहिद खुशी है, खुशी मगर पराई। गाज़िया बोली, अब क्या तुम भी मुझे दुःख दोगी गाज़िया? मैं तुम्हें हकीकत का आईना दिखाना चाहती हूँ नताशा, तुम्हें इस गर्दाव से निकालना चाहती हूँ, जिसमें तुम अंदर ही अंदर धंसती जा रही हो। तुम्हारे पास गँवाने को बचा ही क्या है जो तुम मेरे ख़्याल में मैं स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ले लूँ। इसका सर भारी हो रहा था और आंखें जल रही थीं। मैं तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगी नताशा, बल्कि अब भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। गाज़िया इसके साथ ही बाहर निकल आई। वो बस स्टॉप पर पहुंची तो वहाँ पहले ही दानियाल की गाड़ी खड़ी थी और वो बोनट से टेक लगाए मुंतज़िर था। दानियाल, नताशा के लब कांपे। गाज़िया ने सुन लिया, यही दानियाल है। कैसी हो नताशा? दानियाल करीब आ गया। तो आप ही वो शख्स हैं जिसने मेरी दोस्त का चैन गारत कर रखा है, इसकी रातों की नींद उड़ा दी है। इसकी ज़िंदगी में पहले कौन सी शादमानियाँ हैं जो आप इसे मज़ीद अज़ियतें देने चले आए? जब आपकी ज़िंदगी में पहले से एक औरत मौजूद है तो फिर नताशा की तरफ क्यों बढ़े? आप लोग एक बीवी पर इक्तफ़ा क्यों नहीं करते? इस चक्कर में जाने कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। और प्लीज़ आप मेरे और नताशा के मामले में मत बोलें, दानियाल ने बड़े ज़ब्त से कहा। क्यों ना बोलूँ? नताशा को क्या समझा है आपने? कोई पत्थर जिस पर कोई दुख असरअंदाज नहीं होता, जिसे कोई अज़ियत तकलीफ़ नहीं देती, ये कोई माल गनीमत नहीं जिसे आप अपनी तस्कीन के लिए महफूज कर लें। आप माशाल्लाह से एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुश व खुर्रम हैं। चलो नताशा, मेरे ख़्याल में नताशा तुम्हें अब चलना चाहिए, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। वो गाज़िया की बातें नज़रअंदाज करके नताशा से बोला, प्लीज़ गाज़िया चुप रहो। नताशा ने इसे चुप कराया। देखो नताशा, तुम्हारी तरह अगर मैं भी खामोश तमाशाई बनी रही तो फिर तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। तुम्हें अपने फैसले करने का इख्तियार है नताशा, और तुम ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रही। क्या तुम एक शराब जैसी ज़िंदगी गुजार पाओगी? क्या सारी ज़िंदगी इस उम्मीद बीम की कैफियत में गुजार दोगी कि कभी वो शख्स सिर्फ तुम्हारा बनकर तुम्हारी तरफ आएगा? और गाज़िया की बातें, दानियाल के चेहरे पे एक साया सा आकर गुजर गया। मैं अलीना के मुतालिक तुम्हें बताने से इसीलिए डर रहा था कि कहीं तुम्हें खो ना दूँ। मेरे ख़दशात गलत साबित कर दो नताशा। अलीना की तुम्हारे मुकाबले में कोई हैसियत नहीं, वो मेरी ज़िंदगी का एक अज़ाब है और बस, जिसे कब से भुगत रहा हूँ। तो मेरी ज़ीस्त की एक ही खुशी हो नताशा, प्लीज़ ख़ुद को मुझसे मत छीनो। और जो मैं तुम्हें अलीना से छीन लूँगी, क्या ये इंसाफ़ होगा? इसने सुलगती निगाहों से इसकी जानिब देखा। दानियाल, मैं किसी औरत का घर नहीं उजाड़ सकती, आप मुझे मजबूर ना करें। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो आगे बढ़ गई। इसकी आंखों में उदासियाँ गहरी हो गईं। इसकी गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो अलीना का चेहरा नुमाया हो गया। वो बेचैन रूह की तरह पोर्च में ही टहल रही थी, यकीनन उसके इंतज़ार में। कहाँ थे इतनी देर? कहीं सैर सपाटे नहीं कर रहा था? अच्छा, वाकई बड़ा तीखा लहजा था। कौन है वो लड़की आजकल जिसके साथ गुलछड़े उड़ा रही हो? कभी बाग़ जिन्ना में, कभी किसी रेस्टोरेंट में। तुम क्या समझते हो तुम कुछ भी करते फिरोगे, मुझे खबर नहीं होगी? याद रखो, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तुम्हारी आंखों के हर रंग को अच्छी तरह पहचानती हूँ। दानियाल नज़रअंदाज करके अंदर की जानिब बढ़ा। तुम यूं मुझे नज़रअंदाज करके नहीं जा सकते। कौन है वो लड़की? तुम्हारे जासूस ने उसका नाम नहीं बताया?
इसका मतलब है वाकई कोई लड़की है। तुम क्या समझते हो दानियाल, मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुम इसके साथ ऐश करते फिरोगे? याद रखो, मैं हथियार फेंक देने वाली औरतों में से नहीं। अगर तुमने किसी और के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी और इस लड़की को भी जान से मार दूंगी। वो बड़े गुस्सीले लहजे में कह रही थी। प्लीज़ मेरा दिमाग ख़राब मत करो। इसके लहजे में भी तल्खी उभर आई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे दूर क्यों भागते हो, क्यों मैं तुम्हें बोझ लगने लगी हूँ। मैं तुम्हें औलाद की खुशी नहीं दे सकी ना, मगर इसमें मेरा क्या कसूर, मेरा क्या गुनाह? वो चीख-चीख कर रोने लगी। यूँ आसमान सर पर मत उठाओ, पहले भी तुम मुलाज़िमों को काफ़ी तमाशा दिखा चुकी हो। क्या कहा, मैं तमाशा दिखाती हूँ? तुम तो जैसे बहुत मासूम हो, तुम जो ऐसी गिरी हुई हरकतें करते फिरते हो, घर में बीवी के मौजूद होते किसी और के साथ इश्क बिखारते फिर रहे हो, क्या ये दुनिया को तमाशा दिखाने के मुतरादिफ नहीं है? क्यों किया दानियाल तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे अपनी नज़रों से गिरा दिया? मुझे हमेशा से तुम पर शक रहा है, मगर आज तुमने इस शक को यकीन में बदल दिया। मुझे हमेशा लगता था तुम कभी न कभी मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैंने तुम पर कड़ी निगाह रखी। वो तुम्हारी सेक्रेटरी, वो तुम्हारे साथ फ्री होने की कोशिश करती थी। मैंने पापा से कहकर इसे निकलवा दिया, मगर तुमने कोई और तलाश कर ली और वो अंदर आ गया। अलीना ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। दानियाल, वो चीखी। इसके सामने आकर इसने इसका गिरबान थाम लिया, इसे झंझोड़ दिया। मैं तुम्हें किसी सूरत माफ़ नहीं करूंगी। तुम मेरे नहीं बने तो मैं तुम्हें किसी और का भी बनने नहीं दूंगी। वो इसके गिरेबान को जोर जोर से झटके देने लगी। कितने बटन उखड़ गए। अलीना, होश में आओ, तुमने मुझे होश में आने के काबिल रखा है? इसने शोकेस से बर्तन निकालकर तोड़ दिए, अपने बाल नोच लिए। अलीना प्लीज़, तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो? क्यों अपने साथ साथ मेरी ज़िंदगी अजीरन बना रही हो? क्या तुम्हें मुझे दुख देकर मज़ा आता है? मुझे सुलगा कर तुम्हारे कौन से जज्बे की तस्कीन होती है? क्या तुम मुझे इंसान नहीं समझती? क्या मैं नहीं चाहता जब मैं ऑफिस से थका हारा लौटूं तो तुम हंसते मुस्कुराते मेरा इस्तकबाल करो, अपने हाथों से मेरे लिए खाना तैयार करो, फिर मेरे साथ खाना खाओ, मेरे साथ आउटिंग पर जाओ? मगर मुझे हसरत ही रही मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारूं। प्लीज़ अलीना, होश के नाखुन लो, खुद को संभालो प्लीज़। वो इसे दोनों बाजुओं से थामे थामे बोला। दानियाल, वो कुर्सी पर ढह सी गई। दानियाल ने उसको ग्लास में पानी उंडेल कर दिया। क्या तुम मुझे बीमार समझते हो? इसने पानी से भरा ग्लास सामने दीवार पर दे मारा। तुम कभी नहीं सुधरोगी अलीना। वो पाँव पटकता कमरे में चला गया। क्या हुआ, मम्मी ने पूछा। अलीना क्यों चिल्ला रही थी? देखो बेटा, इसे खुश रखा करो, वो पहले ही औलाद की महरूमी के कर्ब से गुजर रही है। इसे तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत की ज़रूरत है। अगर तुम इसकी हिम्मत नहीं बंधाओगे तो वो कहाँ जाएगी, किससे उम्मीदें लगाएगी? मम्मी, मैं थक चुका हूँ। आप मुझे कब तक इस खोंटे से बांधे रखना चाहती हैं? मैं इस कैद से रिहाई चाहता हूँ अम्मी। आपको मुझ पर तरस क्यों नहीं आता? मेरी भी ज़िंदगी है, जज्बात व एहसासात हैं। क्या चाहती हैं आप? मैं सारी ज़िंदगी बेनीलो मुराद गुजार दूँ? इसका चेहरा धुआं-धुआं हो रहा था। मैं तुम्हारे दुःख से आशना हूँ बेटा, मगर मम्मी कितना अच्छा हो, मैं चुपचाप इस सुलगती हुई ज़िंदगी से छुटकारा पा लूँ। इतने मायूस क्यों हो? उम्मीद की कोई किरण भी तो हो। वो इनकी गोद में कितनी देर मुँह छुपाए पड़ा रहा। मम्मी, अगर मैं अपने लिए कोई खुशी तलाशना चाहूँ तो आप मुझे हरगिज़ नहीं रोकेंगी। आप मेरा साथ देंगी। मतलब? मम्मी चौंकी। मतलब आपको वक़्त आने पर बताऊँगा। देखना दानियाल, अलीना से कोई ज़्यादती न करना। सबको अलीना की फ़िक्र है, मैं तो पत्थर हूँ। रात बादल टूट कर बरसे, खिड़की के शीशों पर रेशमी बूंदें फिसलती रहीं और दानियाल इन शीशों के करीब खड़ा बूंदें गिनता रहा। वो लड़की नताशा, वो अगर इसकी हो जाए तो इसकी ज़िंदगी से हर महरूमी दूर हो जाएगी, इसकी ज़िस्त बहारों जैसी हो जाएगी। मगर क्या अलीना ये सब बर्दाश्त कर पाएगी? नताशा के हसीन चेहरे के साथ ही अलीना का चेहरा भी उभर आया। वो अलीना से मोहब्बत करना चाहता था, मगर अलीना ने इसे कभी खुद से मोहब्बत नहीं करने दी। हमेशा इससे लड़ती झगड़ती रही, हमेशा इससे ज़हनी और दिली तौर पर दूर रही। इसने कभी इसे समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी इसके अंदर झांक कर इसके एहसासात को पढ़ने की कोशिश नहीं की। और इन बूंदों में क्या इस लड़की का चेहरा तलाश कर रहे हो? अलीना की आवाज़ पुष्ट पर उभरी, करखत आवाज़ और लहजा कड़वा था। फॉर गॉड सेक अलीना, मैं इस वक्त झगड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं। तो क्या इसकी यादों में खोने के मूड में हो? तुम कभी नरमी से बात नहीं कर सकती? तुम्हें तो मेरी हर बात में नुक्स दिखाई देता है। मेरी ज़ात में 100 तरह के ऐब दिखाई देते हैं। मेरी शक्ल देखते ही तुम पर बेजारी छाने लगती है। अगर तुम बेजार हो तो मैं कौन सा तुम्हारे लिए आहें भरती हूँ। मैं भी अपने लिए नई मसरूफियात तलाश कर लूँगी। वो चिल्ला रही थी। आहिस्ता बोलो, तुम्हारी आवाज़ मम्मी पापा के कमरे तक जा रही होगी।
क्यों बोलूँ आहिस्ता, तो मेरे साथ ज्यादती करो और मैं होंठ सी लूँ। वो होंठ सिकोड़ते हुए बोली, अलीना ज़्यादा बकवास मत करो। वो तकिया और चादर उठाकर बाहर जाने लगा। वो सामने आ गई। क्या वो मुझसे ज़्यादा हसीन है? बड़ा जारहाना अंदाज था इसका। वो बहुत ऊंचे ख्यालात की मालिक है। वो तुम्हारी तरह दूसरों को अजियत देकर खुश नहीं होती। वो खूबसूरत दिलो दिमाग रखती है। इसके साथ रहते ज़िंदगी हसीन लगने लगती है और तुम्हारे साथ से ज़िंदगी जहन्नुम से बदतर है। मैं अलीना ने तपाई पर पड़ा गुलदान उठाकर सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर दे मारा। सारी किरचियाँ इधर-उधर बिखर गईं। वो सख्त वहशत ज़दा लग रही थी। पागल हुई हो क्या? वो रात इसने गैलरी में सोफे पर पड़े-पड़े बेआराम से काट दी। तस्वर में नताशा का चेहरा रह-रह कर उभरता रहा। सुबह उठते ही इसने खिड़की से बाहर झाँका। रात भर बरसती बूंदों ने माहौल को धो डाला था। दरख्त, फूल, पत्ते सभी धुलकर निखर गए थे। वो बड़ी तरंग से गुनगुनाता वॉशरूम में जा घुसा। नहा धोकर नाश्ते की मेज़ पर आया तो मेज़ साफ। शरफू नाश्ता कहाँ है? इसने शरफू को आवाज़ दी। ओ जी, बेगम साहिबा ने कहा है कि आप नाश्ता नहीं करेंगे। ओह! वो अलीना के सामने आ गया, लब भींचे। तुमने मेरा नाश्ता लगाने से शरफू को मना किया है? हाँ, मैंने सोचा तुम इसी लड़की के साथ नाश्ता करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो इसकी बात पर मुठियाँ बींचते बाहर आ गया। क्या एक अच्छी बीवी के यही फ़राइज़ हैं? वो हर लम्हा शौहर के सामने तनी रहे, इसे तरह-तरह से परेशान करे और ऑफिस में ही दानियाल ने नाश्ता किया। ये क्या हो गया इसे? सुबह से ही बार-बार रेस्ट वॉच देख रहा था। वक्त तो अपने हिसाब से ही गुजरेगा। 2 अपने वक्त पे बजेंगे। 2 बजे नताशा इसे बस स्टॉप पे मिलती थी। वो आज नताशा से मिलकर सब सेट करेगा। इसकी और अपनी ज़िंदगी के मुतालिक संजीदगी से बात करेगा। वो इसे साफ-साफ कह देगा वो इसके बगैर तन्हा है, वो इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता और ये कि वो इसकी ज़िद की अवलीन खुशी है। और वो बस स्टॉप पर पहुंचा। नताशा वहाँ नहीं थी। वो बुझ-सा गया। इसे लगा जैसे इसे देखे बिना दुनिया एकदम खाली-खाली हो गई है। इसका कुछ कहीं खो गया है। ग़ाज़िया ने इससे कहा था, हर वो मर्द जो दूसरी शादी करना चाहता है मज़लूम बन जाता है, अपनी पहली बीवी के जुल्म का शिकार। हालांकि वो हरगिज़ मज़लूम नहीं होता, ना ही काबिल रहम। तुम इसके चक्कर में बिल्कुल मत आना नताशा। वो शख्स मुझे बहुत तेज़ लगा है, बहुत चालाक। क्या वो अपनी बीवी के हाथों तंग होगा? मुझे नहीं लगता। तुम अपनी ज़िंदगी के मुतालिक सोच समझकर फ़ैसला करना। ताल्लुक़ जोड़ना कोई आसान अमर नहीं और इससे भी ज़्यादा दुश्वार है किसी गलत शिकंजे से रिहाई हासिल करना। कहीं ऐसा ना हो तुम इसके चक्करों में फंसकर बचने की तमाम राहें खो दो और बाद में पछताओ। ग़ाज़िया की सारी बातें इसने अपने पल्लू से बांध लीं और फिर फ़रखंदा की शादी के सिलसिले में दिन गुजरने का पता ही न चला। इसने फ़रखंदा की शादी तक स्कूल से छुट्टियां ले ली थीं, इसलिए दानियाल से मुलाकात का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो हज़ार कोशिश के बावजूद दानियाल की यादों को दिल से निकाल कर नहीं फेंक सकी थी। वो जैसा भी था इसे अजीज़ था। इससे दूर होने का सोचती तो सांस रुकने लगती थी, दिल बंद होने लगता था। इसके दिल के दरीचे पर दस्तक देने वाला वो पहला शख्स था। ये इसकी हरमन नसीबी है। इसने अपने लिए जिस शख्स को सपनों में बसाया वो पहले से बटा हुआ शख्स था, पहले से किसी और की ज़िंदगी का शरीक। इस कड़वी हकीकत को अपने दिल में जगह देते इसे कई दिन लगे। इसके बावजूद इसे सोचती थी, इसकी मुंतज़िर रहती थी। तुम एक साए का ताक़ुब कर रही हो नताशा। ग़ाज़िया का ह्योला इसके ज़हन में उभर आता। वो कभी तुम्हारा नहीं रहा। इसने तुम्हें अंधेरे में रखकर तुमसे मोहब्बत का ड्रामा खेला। ऐसा शख्स हरगिज़ तुम्हारी चाहत के काबिल नहीं, ना ही एतबार के काबिल। इस दिन मेहंदी थी। नताशा ग़ाज़िया के साथ अपने लिए जूती पसंद करने चली आई। मिली शूज़ से बाहर निकलते वो झटका खाकर रुक सी गई। सामने दानियाल था और इसके बराबर में एक जाज़िब नज़र लड़की। दानियाल आप वो चौंकी। दानियाल भी चौंका। अलीना ये नताशा है और नताशा ये मेरी बीवी अलीना। दरअसल आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। मैं अलीना को शॉपिंग कराने चला आया। कौन नताशा? अलीना की पेशानी पर कितनी ही शिकनें उभरीं। एक बेज़रर दोस्त। नताशा ये कहकर जल्दी से वहाँ से हट आई। इसका चेहरा बुरी तरह मुतग़य्यर हो रहा था और आंखों में धुआं ही धुआं भरा था। तुमने देखा नताशा वो अपनी बीवी के साथ कितना खुश है, शादी की सालगिरह मना रहा है और तुम्हारे सामने मज़लूम बनता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मज़लूम इस जैसे नहीं होते। ग़ाज़िया बोली। नताशा एक गाड़ी के साथ लगकर लंबे-लंबे सांस भरने लगी। इसके कानों के करीब शाएं-शाएं हो रही थी और आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था। वाकई दानियाल अपनी बीवी के साथ बहुत खुश है। कहीं से भी अंदाज़ा नहीं होता था कि वो इसके साथ एक अज़ियत भरी ज़िंदगी गुजार रहा है, एक नाखुशगवार ज़िंदगी। ज़बरदस्ती एक दूसरे के साथ रहने वाले अपनी खुशियाँ मुश्तरका तौर पर नहीं बांटते। खुद को संभालो नताशा, ग़ाज़िया बोली। मैंने पहले ही कहा था तुम एक शराब के पीछे दौड़ रही हो। मुझे घर ले चलो ग़ाज़िया। हाँ चलो। वो घर आकर बहुत रोई, बहुत देर तक अश्क बहाती रही अपनी कमकली पर। इस लड़की ने तो कभी दानियाल को इस शिद्दत से चाहा और मांगा भी नहीं होगा और वह तमाम तर शिद्दतों के बावजूद बेनीलो मुराद रह गई।
हमेशा की तरह तन्हा और अकेली वो कितनी देर तक जलती आंखों पर पानी के छपाके मारती रही। घर मेहमानों से भरा था, वो इनके सामने किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहती थी। इसने कपड़े बदले और अपने चेहरे की जर्दी को मेकअप में छुपा लिया, आंखों की वीरानी और वहशत को काजल की धार से दूर कर दिया। मेहंदी में खासा हंगामा रहा, लड़के लड़कियों ने खूब हुल्लड़बाजी मचाई। ढोलक पे अच्छा खासा मुकाबला हुआ और मेहंदी की रस्म भी खुश असलूबी से अंजाम पा गई। ननियाल भी आया था, नताशा ने बहुत इंजॉय किया। वो ननियाल की निगाहों को अपने ताक़ुब में पाकर महजूज होती रही। अजीब लड़की हो, अभी कल इसे बीवी के साथ देखकर वहशत ज़दा हो रही थी और अब सब कुछ भुलाए इस शख्स की जानिब मुतवज्जा हो। पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा लड़की, हाजिया ने झुंझलाकर कहा तो वो हंस दी। आखिर जल भुन क्यों रही हो तुम, नताशा किलकिलाई। जलूं नहीं तो और क्या करूं, दर्द देने वाले को सर आंखों पर बिठाए बैठी हो और फरमा रही हैं कि जलूं कुड़ूं भी ना। अच्छा फिर कुटती रहो, मैं अभी आई। वो दानियाल के करीब आ गई। मैं अब चलूं नताशा, इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, मेरा भी कब दिल चाहता है तुम्हें छोड़कर जाने को, मगर तुम मेरी पोजीशन से बखूबी वाकिफ़ हो। अगर मज़ीद देर हो गई तो वो मुझे घर में भी नहीं घुसने देगी। प्लीज़ नताशा, माइंड मत करना। इसने हौले से नताशा का हाथ दबाया। नताशा का चेहरा बुझ सा गया। अगर इस तरह रुखसत करोगी तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, रात भर यहीं खड़ा रहूंगा, भले इसका कुछ भी अंजाम हो, वो मेरा सर तोड़ डाले या फिर। मैं ठीक हूँ नानियाल, आप जाइए। तुम कितनी अच्छी हो नताशा, तुम दूसरों की प्रॉब्लम समझ लेती हो। वो चला गया ऐसे बेचैनियाँ सौंपकर और गाजिया की बातों ने इसे मज़ीद बेचैन कर दिया। जो शख्स अभी से अपनी बीवी से डरता है तो क्या तुमसे शादी के बाद वो तुम्हें तुम्हारे पूरे हकूक दे पाएगा? वो इससे बिल्कुल नहीं डरता। गाजिया मसलहत के तहत वक्त की नज़ाकत को निभाने पर मजबूर है। तुम हमेशा इसकी गलत तरफदारी करती हो। गाजिया ने पाँव पटका। रात वो थक हार कर लेटी तो तब भी दानियाल की शबीह इसके बंद पपोटों में उतर आई। इसकी बेलहाना निगाहें, इसकी वारफिदगी। जिंदगी महज दानियाल के साथ का नाम है और कुछ नहीं। बारात वाले दिन वो मुंतज़िर थी, इसे यकीन था वो ज़रूर आएगा। हर किस्म की मसरूफियात तर्क करके वो सजी संवरी इसकी राहों में पलके बिछाए रही, मगर वो नहीं आया। बारात आ गई, निकाह भी हो गया और फिर खाना। वो बुझे बुझे दिल समेत हर रस्म में आगे रही, हर आहट पर चौंक कर पलटती। दानियाल होगा, इसके बगैर रंगो बू की ये महफिल कितनी फीकी फीकी लग रही थी, कितनी अफसरदा और बेबू। पता नहीं कहाँ फंस गया वो, हालांकि वो रुकने वालों में से नहीं था। और फिर मेहंदी वाली रात इसने आने का वादा किया था, जब वो नहीं तो फिर ये बनाओ सिंगार किस लिए। इसका दिल चाहा कपड़े बदलकर मुंह हाथ धोकर सर मुंह लपेट कर पड़ जाए, इस हंगामे से कहीं दूर भाग जाए, बहुत उदास हो इसके बगैर। गाजिया ने इसकी आंखें पढ़ लीं। हाँ, इसने साफ गोई से एतराफ़ किया। एक ऐसे शख्स का इंतज़ार जिस पर तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं, जो पराया है और वो सिर्फ मेरा है गाजिया। दिल को ढारस, वो भी झूठी। गाजिया तंजियाँ हंसी। तुम हमेशा दिल तोड़ देती हो गाजिया, कितनी जालिम हो। मजाल है जो दिल रख कर तसल्ली दे दो। मैं जानती हूँ इस तसल्ली से तुम्हें कुछ नहीं होगा। इतना याद रखो नताशा, तितलियों के पीछे अंधाधुंध भागने वाले अपना दामन और अपने हाथ छलनी कर लेते हैं, मगर फिर भी बेनीलो मुराम ठहरते हैं। नानियाल ने तुम्हें जो आस दिलाई है वो आस बेहकीकत है, बिल्कुल झूठी। और जब ये आस टूटेगी तुम्हें बेहद दुख होगा। इसलिए बेहतर है वो दुख सहने से पहले ही तुम इस गर्दाब से बाहर निकल आओ। और प्लीज़ गाजिया, वो पहले ही दानियाल के ना आने पर परेशान थी। अच्छा बाबा, वो नहीं आया तो मुझ पर तो मत बिगड़ो, मेरा क्या कसूर? किसी का कोई कसूर नहीं, मैं ही पागल हूँ जो ख्वाह-मख़ाह के इंतज़ार में बंदी हूँ। वो चिढ़ गई। पहली मर्तबा तुमने अपना सही तज़किया किया है। गाजिया हंसी। फिर वो वलीमे पर भी नहीं आया। एक और आस टूट गई। न जाने ऐसी और कितनी उम्मीदें रेज़ा रेज़ा होंगी और वो आसो निराश के गर्दाब में धंसी खुद को बर्बाद कर लेगी। और फरखंदा की शादी के बाद इसने स्कूल बाकायदगी से जाना शुरू कर दिया। इस दिन वो बस स्टॉप पर आई तो दानियाल की गाड़ी मौजूद थी। आओ बैठो, इसने बगैर किसी तमहीद के इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। शुक्रिया, मैं बस से चली जाऊंगी। वो खफा थी। कॉमन यार, बोर मत करो, मैं पहले ही अपसेट हूँ। और जो मैं इतने दिनों से अपसेट हूँ, कहाँ गायब रहे इतने दिन? कम से कम अपने ना आने की वजह तो बता दी होती। मैं ख्वाह-मख़ाह परेशान रही, आपकी तरफ से फ़िक्रमंद भी। तुम अंदर बैठो, मैं अपने गायब होने की वजह बताता हूँ। इसने मुकम्मल तय किया था, वो आएगा तो वो इसके साथ जाने से साफ इनकार कर देगी। मगर इस शख्स को सामने देखते ही इसके सारे इरादे मलिया-मेट होने लगते थे। वो गहरी-गहरी आंखें इसे मुतज़लज़ल कर देती थीं। वो इन आंखों के जज्बों के सामने हार सी जाती थी और फिर वो चुपचाप अंदर बैठ गई। क्या बहुत खफा हो? अपने ना आने की वजह बताती, और इतने दिनों गैर हाजिर रहने की भी। मेरे पास तो आपका कोई एड्रेस या फ़ोन नंबर भी नहीं था जो मैं खुद से पता करके तसल्ली कर लेती। दरअसल इन दिनों मैं खुद भी बहुत परेशान रहा हूँ।
नताशा, अलीना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, इसलिए बारात पर ना आ सका और इसके बाद बहुत दिनों तक तुमसे ना मिल सका। अलीना को डॉक्टर के पास लेकर जाता रहा हूँ। बास फ़राइज़ न चाहते हुए भी अदा करने पड़ते हैं। भले वो मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, मगर इसकी बीमारी या तबीयत ख़राबी के सिलसिले में मुझे ही इसकी तो इतने दिनों आप इसकी तीमारदारी करते रहे। लम्हा भर को नताशा का चेहरा फीका पड़ गया। फिर क्या करता, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। और मैं, इसने अंगूठे से अपनी जानिब इशारा किया। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी अवलीन तमन्ना, मेरी सुनी ज़िंदगी में बहार। वो इसकी आंखों में देखने लगा। सामने देखकर गाड़ी चलाइए वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, रूखे लहजे में इसने कहा। वो हंस दिया। एक्सीडेंट तो कब का हो चुका, ये दिल कब का घायल हो चुका। और गैर संजीदा बातें मत करें। वो चिढ़ गई। प्लीज़ नताशा, अपना मूड दुरुस्त करो। आपको पता है अम्मा आपके मुतालिक बहुत बार पूछ चुकी हैं, मैं इनसे भी मिल लूँगा। हर बार इनके लबों पर एक ही सवाल होता है, आपके और मेरे मुतालिक। हम अपनी ज़िंदगी के मुतालिक कब फ़ैसला कर रहे हैं, भला मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? ये बात आपको इनसे करनी चाहिए, आपकी तरफ से ही मामला आगे बढ़ेगा। मैं कैसे खुद से इन्हें तसल्ली दे दूँ, और फिर वो बेटी की माँ हैं। आपकी तसल्ली इनके लिए ज़्यादा काबिल कबूल होगी। और मैं समझता हूँ नताशा, मगर अभी मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स? नताशा की तेवरियों पर बल पड़ गए। चंद दिनों पहले तक आप मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए बेहद उतावले हो रहे थे, बहुत बेचैन, मैं ही टालती रही। और अब जबकि मैं खुद आपसे कह रही हूँ तो आपके पेश नज़र ये प्रॉब्लम्स आ गईं। ये प्रॉब्लम्स तो पहले भी मौजूद थीं, कोई नई मुश्किल तो दरपेश नहीं है। फिर तुम नहीं समझोगी नताशा, इसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए कहा। मैं बच्ची नहीं हूँ जो समझ ना सकूँ। आखिर आपकी ज़िंदगी में मेरी क्या हैसियत है, क्या मुकाम है? वो तल्ख हो रही थी। देखो, इस मौजू पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। नहीं दानियाल साहब, मैं आज के बाद आपसे बिल्कुल नहीं मिलूंगी। इसने एकदम ही इतना बड़ा फैसला कर लिया। व्हाट? वो जैसे चीखा था। ये तुम क्या कह रही हो? तुम भला एक तरफा फैसला कैसे कर सकती हो? मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ दानियाल साहब, मैं आपके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखती। आपका सब कुछ आपकी बीवी है। आपका दावा है आप दोनों में कतई कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। आप दोनों की कभी नहीं बनी। वो हमेशा आपसे लड़ती झगड़ती है। वो आपको औलाद का सुख नहीं दे सकी, मगर इसके बावजूद आप इसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर बेचैन होकर सारी दुनिया को भुला देते हैं। इसके सिलसिले में बेहद हसास हैं। साफ ज़ाहिर है आप इससे मोहब्बत करते हैं, आप इससे कभी नफ़रत नहीं कर सकते। और रहा मेरा सवाल, मुझसे मोहब्बत का दावा, आपको मुझसे कभी मोहब्बत नहीं रही। शदीद तनाव और खिंचाव के ज़ेर असर आप वक्ती सुकून के लिए मेरी तरफ बढ़ आए, और ये सब गलत है नताशा। तुम ये सब सही है दानियाल साहब, आप अपना तज्ज़िया करते घबराते हैं, हकीकत से निगाहें चुराते हैं, मगर मैं आपके अंदर की बात अच्छी तरह समझ चुकी, आपके जहन और दिल को पढ़ चुकी। गाज़िया दुरुस्त कहती है, आप एक शराब हैं, मांगे की खुशी हैं। और इतने में घर आ गया था। वो दरवाज़ा खोलकर उतरने लगी तो दानियाल ने कहा, मेरा एक पैगाम अम्मा को दे देना, इनसे कहना मैं इनसे परसों मिलने आऊँगा। वो कैसी वेल्हाना निगाहों से देख रहा था। नताशा की पलकें बोझल हो गईं। मैं अम्मा को बता दूंगी। और वो तमानिया से मुस्कुरा दिया। नताशा घर लौटी तो इसका रोम रोम मुस्कुरा रहा था। और फिर वो रात बेहद हसीन थी, दानियाल के तसव्वुर से महकी हुई। इसने अम्मा को बता दिया, अम्मा दानियाल आपसे मिलना चाहते हैं। और नताशा की लरजती कांपती पलकों ने अम्मा को सब समझा दिया। वो भी मुस्कुरा दी। खुदा करे ज़माने भर की खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर हों। अगले दिन स्कूल में इसने काजिया को भी खुशखबरी सुना दी। तो इसका मतलब मेरे ख़दशात गलत साबित हुए। वो शख्स वाकई तुम्हारे लिए संजीदा था। खैर, दो कश्तियों का सवार हमेशा ही डूबता है, मगर तुम्हारे लिए मैं दुआ करूंगी वो ज़माने भर की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दे। दुआ भी दोगी तो बदुआ में लिपटी हुई नताशा ने मुंह बनाया। पगली, भला मैं तुम्हें बदुआ दे सकती हूँ? तुम मेरी अजीज़ तरीन दोस्त हो। काजिया ने इसे गले से लगा लिया। वो कल आ रहा है ना, मैं भी आ जाऊंगी, ज़रा शुगल रहेगा। काजिया ने प्रोग्राम बनाया। हाँ बेशक आ जाना, मगर प्लीज़ आलिया और शमसा के साथ मिलकर इसे ज़्यादा तंग मत करना, शराफत का मुजाहरा करना। इतनी लंबी चौड़ी नसीहत किस लिए? वो कोई मोम तो नहीं जो ज़रा सा तंग करने पर पिघल जाएगा। इस दिन अम्मा ने अच्छा खासा एहतमाम कर डाला, चाय के साथ पुरतकल्लुफ़ लवाज़मात। इसके अलावा खाना भी तैयार था। अम्मा ने किसी किस्म की कमी नहीं होने दी थी। वो जानती थी दानियाल ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए इसके शायाने शान इंतज़ाम होना चाहिए। और फिर उनकी नताशा की ज़िंदगी का फ़ैसला था, वो कैसे दिल खोलकर खुशी का इजहार न करती। नताशा हल्के सब्ज़ रंग के कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। गाज़िया ने खुद इसका हल्का हल्का मेकअप किया था। वैसे नताशा सच गज़ब की लग रही हो, कहीं वो आज ही रुखसती का न कह दें, शमसा बोली। और नताशा का दिल धड़क धड़क गया। दानियाल के हो जाने का तस्वर भी किस कदर दिलरुबा और हसीन है। दानियाल को 4 बजे आना था, मगर 4 के 5 बजे, और फिर 6। शमसा और अलीना का मुंह बन गया।
गाजिया भी बार बार घड़ी को देखती और अम्मा चुप थीं। सारा इंतज़ाम धरा का धरा रह गया। वो क्यों नहीं आया? नताशा के अंदर जैसे कोई चीज़ टूटकर बिखर गई। चेहरे की जर्दी मेकअप में नुमायां थी। वो कितनी मर्तबा चुपके चुपके आंखें रगड़ चुकी थी, मगर आंसू उमड़े चले आ रहे थे। नताशा, तुम बहुत नादान हो, गाजिया इतना ही कह सकी। वो आएगा गाजिया। वो होंठ दांतों तले बेदर्दी से दबाए इसे देखने लगी। आंसू लुढ़क लुढ़क कर बहने लगे। हकीकत से आंखें मत चुराओ पगली, वो कभी तुम्हारे लिए नहीं था, गाजिया बोली। गाजिया, नताशा चीख पड़ी। यूं मत कहो गाजिया, मेरा दिल बंद हो जाएगा। इसने मुझे अपनी अफवाहों का यकीन दिलाया था। इसने दावा किया था वो मेरा है, और मैं इसकी जीस्त की अवलीन तमन्ना हूँ, इसकी वीरान जिंदगी की बहार हूँ। वो सर से पैर तक कांप रही थी। तुम ही नादान थी जो इसकी बातों में आ गई। अब देखो आंटी कितना परेशान है। आलिया और शमसा भी खामोश हैं। इस शराब से बाहर निकल आओ नताशा। रेत के घरौंदे बनाने वाले हमेशा बिखर जाया करते हैं। वो बुज़दिल शख्स है नताशा। इसने तुम्हें अजियतों से सर फोड़ने के लिए तन्हा छोड़ दिया। वो भला तुम्हारे लिए अपनी बीवी से बगावत कैसे करेगा? अपने वालिदैन से टक्कर कैसे लेगा? इसने तुम्हें वादे की जंजीर में कैद किया था, मगर इस वादे को निभाया नहीं। गाजिया कहती रही। नताशा इसके गले से लगकर बुलक बुलक कर रोई। जी भर कर रो लो नताशा, मगर आज के बाद तुम्हारी आंखों में इस शख्स के लिए आंसू नहीं आएंगे। वो हरगिज़ तुम्हारे काबिल नहीं है। और फिर वो वाकई इस दिन के बाद नहीं रोई। वो चुप हो गई, पत्थर की तरह खामोश। इसे सब्र तो ना आया, मगर आंसू थम से गए थे। बस स्टॉप पर वो मौजूद था। नताशा, दानियाल ने पुकारा। इसने मुड़कर नहीं देखा और बस स्टॉप पर रुकने के बजाय आगे बढ़ती चली गई। मेरी बात सुनो नताशा, प्लीज़ मेरे पीछे मत आइए। अब कहने सुनने को क्या बचा है? ज़माने भर की कड़वाहट और करखदगी लिए वो बोली। नताशा, मैं जानता हूँ तुम खफा हो। मैं इस दिन वादे के बावजूद नहीं आ सका। मैं सब देख रहे हैं। आप मेरे पीछे मत आइए। वो जर्द हो रही थी। दिल लाख इस शख्स से खफा सही, मगर वो कैसे भूल जाती? वो अब भी इस दिल में मौजूद है। नताशा, मैं चला जाऊँगा, मगर प्लीज़ तो मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारी निगाहों में अपने लिए नफ़रत नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। और अब कोई दूसरा खेल मत शुरू कीजिएगा। मैं पहले से बेवकूफ़ नहीं रही। वो आंसू पी कर बोली। नताशा, शायद मैं तुम्हें सारी उम्र अपनी बेगुनाही और बेचारगी का एहसास नहीं दिला पाऊँगा। तुम्हें ये बावर नहीं करा सकूँगा कि मैं एक ऐसे गर्दाब में फंसा हूँ जहाँ से रहाई मेरे लिए मुमकिन नहीं। मेरी ज़िंदगी अजियत से भरपूर थी। तुम मिली तो लगा जैसे ज़िंदगी गुजर जाएगी, मगर किस्मत को हमारा मिलाप मंजूर नहीं। 3 सालों से अलीना की गोद सुनी थी, मगर अब वो माँ बनने वाली है। पिछले दिनों इस सिलसिले में इसकी तबीयत ख़राब रही है। इसका पता मुझे कल चला जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट मिली। मम्मी कहती हैं अलीना सुने घर में खुशियों के फूल खिलाने वाली है, इसलिए मुझे इसे खुश रखना चाहिए। डॉक्टर भी यही कहते हैं। और सच पूछो नताशा, तो मैं भी इतनी बड़ी खुशी को ज़ाया नहीं कर सकता। ये खुशी मुझे 3 बरसों बाद हासिल हुई है, और इसके लिए मैं अलीना जैसी बदमिजाज बीवी के नखरे भी उठा सकता हूँ, इसकी नाज़बरदारियाँ कर सकता हूँ। और दानियाल ने रुक कर नताशा की तरफ देखा। इसका सारा चेहरा मोहतरम हो रहा था। प्लीज़ नताशा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा मुजरिम सही, मगर इस दिल में अब भी तुम्हारी मोहब्बत है, और मोहब्बत महज पा लेने का नाम नहीं, धीमे धीमे सुलगते रहने का नाम है। और नताशा, मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूँ या यही कहना है या कुछ और। वो पत्थर बन गई। इसने तो आंसू ना बहाने की कसम खा रखी थी। दानियाल ने इसकी तरफ हैरत से देखा। ज़रा सी लड़की और इतनी मजबूत। दानियाल साहब, जो कुछ आपने आज कहा वो पहले ही समझ चुकी थी। मैं जानती थी आप महज एक शराब हैं, और फिर 2 कश्तियों का सवार कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। और मैं किसी ऐसे शख्स का साथ कैसे कबूल कर लेती जो पल पल मिजाज बदलता हो, जिसे अपने फ़ैसलों पे इख्तियार ना हो, जो मुस्तकिल मिजाज ना हो, और जो अपनी मजलूमियत का रोना रोता हो। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात, मेरी रूह, मेरे ख़यालात महज इस शख्स के लिए होंगे जिसकी ज़िंदगी में पहली औरत की छाप नहीं होगी, जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा होगा, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला। पत्थरों से सर फोड़ना मेरी फितरत नहीं, और ना ही रेत के घरौंदे बनाना मेरी आदत। वो तेज़ तेज़ कदम बढ़ाती इससे आगे निकल गई। नताशा, सुनो तो, मुझे यूं छोड़कर मत जाओ। मैं जल्द ही कोई फ़ैसला कर लूँगा। और गो मैं आम सी लड़की हूँ दानियाल साहब, मगर मुखलिस और बेरया, और दोगले लोगों को नापसंद करने वाली। आप कभी मुझसे मुखलिस नहीं रहे। आप कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं ना, मगर अब फैसले का इख्तियार मेरा है। आज के बाद समझ लीजिएगा हम कभी मिले ही नहीं थे, और इससे पहले जो कुछ हुआ वो एक ख्वाब था। पानी की लहरों पर महल तामीर नहीं हो सकता, ना ही तेज़ हवाओं की जद में आशियाना बनाया जा सकता है। वो आम सी लड़की, इसने मुड़कर नहीं देखा। वो घर आकर बहुत रोई। इस झटके से संभलने के लिए कुछ दिन लगेंगे। ज़ख्म भरना आसान नहीं होते, मगर गुजरता वक्त ज़ख्म भरने में मौमन होता है। ज़िंदगी की गाड़ी वहीं खड़ी रही, मगर वक्त आगे बढ़ गया।
आलिया की शादी के बाद नताशा ने शम्सा के ब्याह की बात चला दी। अम्मा को नताशा की वीरान आंखों में देखते होल आता था। वो किस लिए बनबास काट रही है, इसने किसके लिए जोग ले लिया, वो क्यों अपने लिए राह तलाश नहीं कर लेती, अपना घर क्यों नहीं बसा लेती। फरखंदा अपने घर में खुश थी, आलिया के फर्ज से भी निजात पाई। वो शम्सा के लिए खुद कुछ न कुछ कर लेती, मगर नताशा की जिद और खामोशी। 10 साल खामोशी से गुजर गए। उम्र की बहार पर खिजां के साए छाने लगे थे। शम्सा का बोझ भी मुझे उठाना है अम्मा, और तू, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी, आपकी खिदमत के लिए। इसके अंदर कहीं भूली हुई यादें कसक देने लगती थीं। और मेरे बाद तेरा क्या होगा? खुदा आपको मेरे सर पर सलामत रखे अम्मा। गाजिया तू ही समझा इसे। अम्मा गाजिया से कहती, गाजिया भी अपना घर बसाने के बाद खुश खुरम थी। क्या तू इस शख्स के लिए त्याग लिए बैठी है जो कभी तेरा नहीं था? भला इसका क्या जिक्र, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। फिर खुद को तन्हाई की सज़ा क्यों? आखिर तुमने और अम्मा ने मिलकर क्या ठानी है? क्यों मुझे आजिज़ कर दिया है? नताशा जच होकर कहती। नताशा, मुझे आंटी ने बताया है, उन्होंने तुझसे छुपकर तेरे रिश्ते की बात चला रखी है। बहुत ऊंचा और अच्छा घराना है, लड़के की पहली बीवी मर चुकी है, 8 साल का बेटा है, आंटी ने हामी भर ली है। वो तुझे सुखी देखना चाहती हैं। तूने सारी ज़िंदगी तगदो की है, बहनों का बोझ उठाया है, वो माली और ज़हनी तौर पर तुझे खुशहाल देखना चाहती हैं। नताशा, प्लीज़ इनकार मत करना, आंटी की इज़्ज़त का सवाल है। और माइंड यू गाजिया, इस शख्स की ज़िंदगी पर पहली औरत की छाप है, और इसका एक बेटा भी है। भला वो मुझे कबूल कर पाएगा? वो बहुत सुलझा हुआ बच्चा है नताशा, तुम्हें कैसे पता? इसकी बात पे गाजिया सटपटाई। भाई, मैं इससे मिली हूँ। इसका मतलब है तुम भी अम्मा के साथ इस साजिश में बराबर की शरीक हो। ठीक है, जब मेरे अपने ही मेरा वजूद गवारा नहीं कर पा रहे तो मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। अम्मा मुझको यहाँ से निकालने में खुश हैं तो इनकी खुशी के लिए ये भी सही। मेरी ज़िंदगी तो दूसरों की खुशनुदी के लिए है। मैं आंटी को अभी ये खुशखबरी सुनाती हूँ। इसने नताशा को गले लगा लिया। रात नताशा बहुत बेचैन रही। इसकी आंखों के बंद पपटों में आज भी दानियाल की छवि उतर आई थी। वो बेवफा सही, मगर वो इसकी दिल की धड़कनों का मकीन था। कभी कभी ऐसा होता है, इंसान अपनी सारी ज़िंदगी किसी एक हस्ती के नाम लगाकर आसूदगी महसूस करता है, चाहे इस हस्ती तक इसकी रसाई हो या ना हो। इस रात वो बहुत रोई अपनी हरमा नसीबी पर। दिल जिस शख्स का मतमनी था वो ना मिल सका, और तकदीर जिसे इसकी ज़िंदगी में शामिल कर रही है, इस शख्स के साथ समझौते के तहत ज़िंदगी गुजारना होगी। और फिर वो दिन आन पहुंचा जब इसके हाथों पे मेहंदी लगाई गई, इसे बनाया संवारा गया, निकाह के कागजात पे दस्तखत करके वो हमेशा के लिए इस घर से पराई हो गई। रुखसत होते हुए अम्मा इसे गले से लगाकर रोने लगी। सभी की आंखों में आंसू थे, इसकी जुदाई के आंसू, मगर वो चुप थी, पत्थर की तरह खामोश। उसे सब्र तो ना आया, मगर आंसू खुश्क थे। जरतार जोड़े और भारी भरकम जेवरात के साथ वो छोटे छोटे कदम उठाती गाड़ी तक पहुंच गई। हमें भूल तो ना जाओगी नताशा? फरखंदा, आलिया और शम्सा इसे घिरे खड़ी थीं, और बराबर में गाजिया भी। नताशा ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का इख्तियार भी इसका अपना नहीं था। भारी जेवरात से लदी खूबसूरत कपड़ों में मलबूस घनेरी पलकों वाली नताशा कितनी हसीन लग रही थी। कितना सुंदर रूप आया था इस पर। इसकी सास ने इसकी बलाएं ले डालीं। कोई नन नहीं थी, इसलिए गाड़ी से उतारने और सजे सजाए कमरे में पहुंचाने तक सारे फराइज सास ने सरअंजाम दिए। घूंघट निकाल लो बेटी, वो बोली। नताशा बुरी तरह सटपटा गई, होंग बनी, देखती की देखती रह गई। कितनी साफ दिल थी वो, और कितने दोस्ताना अंदाज में कह रही थी। इन्होंने खुद ही इसका घूंघट खींच दिया। मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना, इसे बहुत आरजुओं से ब्याह कर लाई हूँ, इन्होंने शफकत से कहा, और साथ ही दरवाज़ा बंद हो गया। ज़िंदगी तुम्हारी तलाश में कहाँ कहाँ भटकी है नताशा, और इतनी आजमाइशों के बाद तब तुम्हें जाकर पाया है। ये लहजा, ये आवाज़। नताशा ने चौंक कर अपना घूंघट उलट दिया और देखती की देखती रह गई। सफ़ेद कुर्ते पजामे में वो बेतहाशा खूबसूरत आंखों वाला शहजादा अपने पूरे लंबे कद समेत मुकाबिल था। वो चलना में सकते के आलम में तकती रही। आप? इसके लब आहिस्ता से हिले। नताशा, दानियाल ने इसके यख होते हाथ अपनी गरम गरम हथेलियों में ले लिए। मैं जानता था तुम्हें पाना आसान नहीं है, मगर मेरे जज्बे रंग ले आए। मैं जानता था तुमसे आखिरी मुलाकात तुम्हारी खफगी पर ख़त्म हुई थी, तब मैं मजबूर था नताशा। अलीना की जंजीर मेरे पैरों में थी, फिर वो सोफ़ी को छोड़कर चली गई। कितने दिन इस सानिया से संभलने में लगे, और जब कदम तुम्हारी तरफ बढ़े तो दिल में वसवसे पैदा हो गए। क्या पता तुम इनकार कर दो, तो मुझे बेवफा समझती थी। भला तुम मुझ बेवफा के लिए कैसे राज़ी होती? इसलिए मैंने मामा को बाकायदा तुम्हारा रिश्ता लेने भेजा। तुम्हारे सब घर वालों को इल्म है, सिर्फ तुम ही लाइल्म रही। अगर तुम लाइल्म ना रहती तो आज यहाँ मौजूद ना होती। और मुझसे धोखा किया आपने। वो खुश होने के बजाय संजीदा थी।
आपने मुझे खिलौना समझ लिया दानियाल साहब, जब गर्ज पड़ी तो उठा लिया और जब ज़रूरत न रही तो फेंक दिया। आप मुझसे कभी बावफा नहीं रहे, ना पहले ना अब। पहले आपके और मेरे दरमियान अलीना हामिल थी और अब आपने मुझे इसलिए अपनाया कि अलीना की दीवार हट चुकी है। अगर अलीना अब भी मौजूद होती तो क्या आप मुझे अपनाते? और नताशा, मैं पहले भी वाज़िया कर चुका हूँ, अलीना मेरी मजबूरी थी, मेरे पैरों की जंजीर। दानियाल ने बेहद प्यार से कहा, मैं जानती हूँ आपको जीवन साथी से ज़्यादा अपने बेटे के लिए आया की ज़रूरत है। मैं बच्चे को संभालने में किसी किस्म की कोताही से काम नहीं लूँगी, मगर आपके लिए मेरे दिल में कोई गुंजाइश नहीं। नाकाबिले एतबार लोगों को मैं हरगिज़ दिल में जगह नहीं देती। और नताशा, मैं तुम्हें यहाँ सूफ़ी के लिए नहीं लाया, सूफ़ी अब बड़ा हो चुका है। सूफ़ी की देखभाल के लिए मामा हैं, नौकर हैं। तो मेरे दिल की धड़कन थी, इसीलिए दिल किसी और सिमत ना बढ़ सका। ये आंखें तुम्हारी मुंतज़िर रहीं नताशा। और दानियाल ने इसकी आंखों में झांका जहां बहुत से सितारे आन जमा हुए थे। ये रोना धोना किस लिए पगली? दानियाल ने इसका चेहरा ऊंचा किया, मुझसे दूर रहकर बात करें। इसकी आवाज़ तेज़ हो गई। वो साफ दिल की मालिक थी, इसलिए चाहती थी दूसरे भी इससे साफ गोई और साफ दिली से पेश आएं। ये दानियाल मान क्यों नहीं लेता? वो इसे सूफ़ी के लिए यहाँ लाया है। अगर वो इसकी धड़कनों का हिस्सा होती तो वो इसे सारी दुनिया से छुपाकर कहीं दूर ले गया होता। इसे इतने लंबे अरसे के लिए पल पल मरने के लिए ना छोड़ता। इन तवील बरसों में इसकी आंखें बरस बरस कर थक गई थीं और अब वो मोहब्बत के नाम पर इसे धोखा देने के लिए आन मौजूद हुआ। अगर इसे मालूम होता इसकी शादी दानियाल से हो रही है तो वो साफ इनकार कर देती। दोगले लोगों से इससे नफरत थी। और फिर फैसले का इख्तियार इस शख्स को किसने दिया? इसकी अपनी ज़िंदगी सन्नाटों में घिरी तो वो इसे अपनी तन्हाइयाँ और जिम्मेदारियाँ बांटने के लिए ले आया। और नताशा के सख्त लहजे पर दानियाल का रंग धुआं धुआं हो गया था। नताशा, मुझसे यूं बेरुखी मत बरतो, भला इतना गुस्सा किस लिए? ज़रा सोचो, अगर इन आंखों में ना बसती तो क्या मेरी ज़िंदगी में दाखिल हो पाती? मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बढ़कर चाहता हूँ नताशा। और मुझे कोई फ़रेब मत दें, सूफ़ी के सिलसिले में आपको मेरी तरफ से किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो लाताल्लुकी से कह रही थी। वो नाजुक सी लड़की, वो इतनी कठोर तो नहीं लगती थी। नताशा की हसीन आंखों में किसी नरमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। वो चुपचाप नींदराज हो गया। इस लड़की ने इसका दिल रेजा रेजा कर दिया। पता नहीं इसका दिल इसकी तरफ से साफ हो भी पाएगा या नहीं। वो लड़की इसकी सारी मजबूरियां जानती थी, फिर भी वो इसे मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी। वो हमेशा से इसका तलबगार था। बुझे दिल के साथ वो दिल गिरफ्तार सा पड़ा रहा। सुबह मामा ने सूफी को लाकर नताशा की गोद में बिठा दिया। सुबह बखैर, वो आहिस्तगी से बोली थी। जीती रहो बेटी, ये घर अब तुम्हारा है और ये बच्चा सूफी भी तुम्हारा है। मुझे उम्मीद है तुम अपनी जिम्मेदारियां खुश असलूबी से निभाओगी। मैं जानती हूँ बेटी, तुम दानियाल के दिल में हमेशा से मौजूद रही हो। जब तुम दानियाल के साथ पढ़ती थीं वो तब भी तुम्हें पसंद करता था, मगर ख़ानदान में रिश्ता होने के बायस इसे हमारी ज़िद और रसूलों पर सर झुकाना पड़ा। अलीना और इसकी कभी नहीं बनी। फिर तुम इसे दोबारा मिली, वो तुम्हारी तरफ बढ़ने लगा। मगर बेटी, मेरा बेटा बहुत सुलझा हुआ है, वो किसी की दिल आज़ारी नहीं कर सकता। अलीना इसकी ज़िम्मेदारी थी, इसलिए वो ये ज़िम्मेदारी निभाने पर मजबूर था। और इसलिए अलीना की गोद भरने पर एक बार फिर इसे अपनी मोहब्बत पर बंद बांधने पड़े। मोहब्बत में वही लोग साबित कदम होते हैं जो मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। किस्मत में तुम ही लिखी थी, इसलिए अलीना शोफी के बाद चल बसी। दानियाल ने हमारी खुशियों का एहतराम किया, अब के इसकी शादमानियों और आरजुओं का एहतराम करना मेरा फ़र्ज़ था। मैं अपने बेटे की झोली में इसकी गुमगुश्ता खुशियाँ डालने के लिए तुम्हें ब्याह कर लाई हूँ बेटी। इसकी तरफ से किसी गलतफहमी को जगह मत देना। और ये बच्चा सूफ़ी, ये बहुत सुलझा हुआ है, तुमसे बहुत जल्द मानूस हो जाएगा। और मेरे ख्याल में सभी तुमसे मिनटों में मानूस हो जाते हैं। कल तुम इस घर में आई और आज तुम मुझे अपने दिल के करीब महसूस हो रही हो। वो कहती रहीं। नताशा ने सूफ़ी की पेशानी चूम ली और मुस्कुरा दी। आप सब मेरे अपने हैं मामा, जीती रहो। इस दम वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और दानियाल तौलिए से बाल रगड़ते बाहर निकला। सुबह बखैर मामा, सुबह बखैर। तुम तैयार हो जाओ और दुल्हन तुम भी कपड़े बदल लो, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। मामा के जाने के बाद नताशा ने अपना झुका चेहरा उठाकर दानियाल की जानिब देखा। रात भर जागने के सबब इसकी बेतहाशा रोशनियों वाली भूरी आंखों में लाल लाल डोरे अयां थे। वो डोरे इसकी बेचैनी और बेकरारियों के गवाह थे। नताशा ने अपना मुंह सूफी के बालों में छुपाते हुए सोचा, सब बातें भुला दो, तुम्हें इस प्यारे शख्स की ज़िंदगी में हर कीमत पर दाखिल होना था, तभी कुदरत को ये मिलन मंजूर हो सका। दानियाल एक ज़िम्मेदार शख्स है और बेहद सुलझा हुआ। वो अपने फ़राइज़ निभाना जानता है। अलीना के सिलसिले में इसने अपने फ़राइज़ निभाए और अब वो अपनी मोहब्बत की ज़िम्मेदारियाँ भी निभाएगा। नताशा ने अपने अंदर झांका। अपना आप बहुत अच्छा लग रहा था और इससे भी ज़्यादा वो शख्स जिससे इसका खफा होने का लंबा चौड़ा प्रोग्राम था। मगर ये मतवाला दिल इस शख्स के कदमों में लोट पोट हो जाना चाहता था
जो कब से इसके दिल का करार था। इसी दम दानियाल ने इसकी तरफ देखा। निगाहों का खूबसूरत तसादुम हुआ और जज्बे अज खुद मुंतकिल हो गए। दानियाल नताशा के लब कांपे और दानियाल ने इस गहरी नदी को खोज लिया। मुझे माफ़ कर दे दानियाल, मैंने रात। कुछ मत कहो नताशा, बस इतना जान लो तुम सिद्दक दिल से निकलने वाली दुआओं का अजर हो और मेरे जज्बों की बेलौस सदाओं का समर। जब खुदा पर कामिल भरोसा हो तो वो इन आरजुओं को ज़रूर पूरा करता है। और वो सुबह बेहद हसीन थी, ज़िंदगी का पैगाम देती, बहारें इस दर पर आन रुकी थीं। ये शानदार नावल आप सबको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी तफसीली राय का इजहार ज़रूर करें, हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।